हाँ दोस्तों, आज की कहानी है पिता के गुजरने के बाद भैया और भाभी ने घर की बेटी पर किया अत्याचार। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। महीने भर का राशन चुकने को हुआ तो सोचा आज ही बाजार हो आऊं। आज और कहीं जाने का कार्यक्रम नहीं था और कोई खास काम भी करने के लिए नहीं था। यही सोचकर पर्स उठाया, पैसे रखे और बाजार चल दी। दुकानदार को मैं अपने सौदे की सूची लिखवा रही थी कि अचानक पीछे से कंधे पर स्पर्श और आंखों पर हाथ रखने के साथ साथ निंदी के उच्चारण ने उलझन में डाल दिया। यह तो मेरा मायके का घर का नाम है। कोई अपने शहर का निकट संबंधी ही होना चाहिए जो मेरे घर के नाम से वाकिफ हो। आंखों पर रखे हाथ को टटोलकर पहचानने में असमर्थ रही। आखिर उसे हटाते हुए बोली, कौन? देख ले, नहीं पहचान पाई ना? उषा, तू यहाँ कैसे? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कॉलेज में साथ पढ़ी अपनी प्यारी सखी उषा को सामने खड़ी देखकर मुखमंडल पर खेलती वही चिरपरिचित मुस्कान। सलवार कमीज पहने 2 चोटियों में उषा आज भी कॉलेज की छात्रा प्रतीत हो रही थी। क्यों? बड़ी हैरानी हो रही है ना मुझे यहाँ देखकर? थोड़ा सब्र कर, अभी सब कुछ बता दूंगी। उषा आदतन खिलखिलाई। किसके साथ आई? मैंने कुतूहलवश पूछा। उनके साथ, और किसके साथ आऊंगी? शरारत भरे अंदाज में उषा बोली। तूने शादी कब कर ली? मुझे तो पता ही नहीं लगा। ना निमंत्रण पत्र मिला, ना किसी ने चिट्ठी में ही कुछ लिखा। मैंने शिकायत की, सब अचानक हो गया ना, इसलिए तुझे भी चिट्ठी नहीं डाल पाई। अच्छा, जीजा जी क्या करते हैं? मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह टेलीफोन विभाग में ऑपरेटर हैं। उषा ने संक्षिप्त उत्तर दिया। क्या टेलीफोन ऑपरेटर? तू डॉक्टर? और वह शब्द मेरे हलक में ही अटक गए। अचंभा लग रहा था ना? उषा के मुख पर मधुर मुस्कान थिरक रही थी। लेकिन यह सब कैसे हो गया? तुझे अपने करियर की फिक्र नहीं रही? बस कर, सब कुछ इसी राशन की दुकान पर ही पूछ लेगी क्या? चल कहीं पास के रेस्टोरेंट में कुछ देर बैठते हैं, वहीं आराम से सारी कहानी सुनाऊंगी। रेस्टोरेंट क्यों, घर पर ही चल। और हाँ, जीजा जी कहाँ हैं? वह विभाग के किसी कार्य के सिलसिले में कार्यालय गए हैं। उन्हीं के कार्य के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अचानक तेरे घर आकर तुझे हैरान करना चाहते थे, पर तू यहीं मिल गई। हम लोग नीलम होटल में ठहरे हैं, कल ही आए हैं। 2 दिन रुकेंगे। मैं किसी काम से इस ओर आ रही थी कि अचानक तुझे देखा तो तेरा पीछा करती यहाँ आ गई। उषा चहक रही थी। कितनी निर्छल हंसी है इसकी। पर एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ शादी इसने किस आधार पर की? यहाँ मेरी समझ से बाहर की बात थी। हाँ, तेरे घर तो हम कल इकट्ठे आएंगे। अभी तो चल किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। लगभग मुझे पकड़कर ले जाने सी उतावली वह दिखा रही थी। दुकानदार को सारा सामान पैक करने के लिए कहकर मैंने बता दिया कि घंटे भर बाद आकर ले जाऊंगी। उषा को लेकर निकट के ही राज रेस्टोरेंट में पहुंची। समोसे और कॉफी का आदेश देकर उषा की और मुखातिब होते हुए मैंने कहा, हाँ अब बता शादी वाली बात। मेरी उत्सुकता बढ़ी चली थी। इसके लिए तो पूरा अतीत दोहराना पड़ेगा, क्योंकि इस शादी का उससे बहुत गहरा संबंध है। कुछ गंभीर होकर उषा बोली, अब यह दार्शनिकता छोड़, जल्दी बताना, डॉक्टर होकर टेलीफोन ऑपरेटर के चक्कर में कैसे पड़ गई? 3 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण हम तो यही सोचते थे कि उषा माँ बाप की लाडली व भाइयों की चहेती होगी, लेकिन इसके दूसरे पहलू से हम अनजान थे। उषा ने अपनी कहानी आरंभ की। बचपन के चुनिंदा वर्ष तो लाड प्यार में कट गए।
लेकिन किशोरा अवस्था के साथ साथ भाइयों की तानाकसी, उपेक्षा, डांट फटकार भी वह पहचानने लगी थी। चूंकि पिताजी उसे बेटों से अधिक लाड करते थे, अतः भाई उससे मन ही मन चिढ़ने लगे थे। पिता द्वारा फटकारे जाने पर वह अपने कोप का शिकार उषा को बनाते। माँ और पिताजी ने इसे हद से ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। जो फरमाइशें करती है अनान फनान में पूरी हो जाती है। मझला भाई गुब्बार निकालता क्यों ना हो, आखिर 3 से 3 मुसमुंडों की अकेली छोटी बहन जो ठहरी, माँ बाप का वही सहारा बनेगी, उन्हें कमा कर खिलाएगी। हम तो ठहरे नालायक, तभी तो हर घड़ी डांट फटकार ही मिलती है। बड़ा भाई अपनी चीख व आक्रोश प्रकट करता। कुशाग्र बुद्धि की होने के कारण उषा पढ़ाई में हर बार अव्वल आती। चूँकि सभी भाई औसत ही थे, अतः हीन भावना के वशीभूत होकर उसकी सफलता पर ईर्ष्या करते, व्यंग के तीर छोड़ते। उषा सच बता, किसकी नकल की थी? जरूर इसकी अध्यापिका ने उत्तर बताए होंगे। उसके लिए यह हमेशा फूल गजरे जो लेकर जाती है। उषा तड़प उठती, माँ से शिकायत करती, लेकिन माँ बेटों को कुछ न कह पाती। अपने नारी सुलभ व्यवहार के इस अंश को वह नकार नहीं सकती थी कि उसका आकर्षण बेटी से अधिक बेटों के प्रति था। भले ही वह बेटी के मुकाबले 19 ही हो। यौनावस्था आते आते वह भली प्रकार समझ चुकी थी कि उसके सभी भाई केवल स्नेह का दिखावा करते हैं। सच्चे दिल से कोई स्नेह नहीं करता, बल्कि वह ईर्ष्या भी करते हैं। हाँ, अवसर पड़ने पर गिरगिट की तरह रंग बदलना भी वे खूब जानते हैं। उषा मेरी बहन, जरा मेरी पैंट तो इस्त्री कर दे, मुझे बाहर जाना है, मैं दूसरे काम में व्यस्त हूँ, खुशमदा करता छोटा भाई कहता। उषा तेरी लिखाई बड़ी सुंदर है, कृपा मेरे ये थोड़े से प्रश्नोत्तर लिख देना। सिर्फ उस कॉपी में से देखकर इसमें लिखने हैं। कॉपी कलम थमाते हुए बड़ा कहता। भाइयों की मीठी मीठी बातों से वह कुछ देर के लिए उनके व्यंग उलाहने डांट भूल जाती और झटपट उनके कार्य कर देती। अगर कभी नानुकर करती तो माँ कहती, बेटी ये छोटे मोटे झगड़े तो सभी भाई बहनों में होते हैं, तू उनकी अकेली बहन है, इसलिए तुझे चिढ़ाने में उन्हें आनंद आता है। भाइयों में से किसी को भी तकनीकी शिक्षा में दाखिला नहीं मिला था। बड़ा बीकॉम करके दुकान पर जाने लगा और छोटा बीए में प्रवेश लेकर समय काटने के साथ साथ पढ़ाई की खाना पूर्ति करने लगा। इस बीच उषा ने हायर सेकेंडरी प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता सहित उत्तीर्ण कर ली। कॉलेज में उसने विज्ञान विषय ही लिया, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा डॉक्टर बनने की थी। माँ, इससे डॉक्टर बनाकर हमें क्या फायदा होगा? यह तो अपने घर चली जाएगी, बेकार इसकी पढ़ाई पर इतना खर्च क्यों करे? बड़े भाई ने अपनी राय दी। तड़प उठी थी उषा, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। भाई अपनी असफलता की खींच अपनी छोटी बहन पर उतार रहा था। आखिर उसे क्या अधिकार है उसकी जिंदगी के फैसलों में हस्तक्षेप करने का? अभी तो माँ बाप सही सलामत है तो ये इतना रोब जमा रहे हैं। उनके ना होने पर तो सोच करके ही वह सिहर उठी। पिताजी ने अक्सर उषा का ही पक्ष लिया था। इस बार भी वही हुआ। अगले वर्ष उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। डॉक्टरी की पढ़ाई कोई मजाक नहीं, दिन रात किताबों में सिर खपाना पड़ता। एक आशंका भी मन में आ बैठी थी कि अगर कहीं पहले साल में अच्छे अंक नहीं आ सके तो भाइयों को उसे चिढ़ाने, अपनी कुंठन निकालने और अपनी कुंठित मनोवृत्ति दर्शाने का एक और अवसर मिल जाएगा।
वह तो इसी फिराक में रहते थे कि कब उससे थोड़ी सी चूक हो और उन्हें उसे डांटने फटकारने रोब जमाने का अवसर प्राप्त हो। अतः अधिकांश वक्त वह अपनी पढ़ाई में ही गुजार देती। कॉलेज की प्रकांड के बाहर अमरूद, बेर तथा भुट्टे लिए ठेले वाले खड़े रहते थे। वह जानते थे कि कच्चे पक्के बेर, अमरूद तथा ताजे भुट्टे के लोभ का संवरण करना कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए असंभव नहीं तो कम से कम मुश्किल तो है ही। उनका ख्याल बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि शाम तक लगभग सभी ठेले खाली हो जाते थे। अपनी सहेलियों के संग भुट्टे का आनंद लेती उषा उस दिन प्रकांड के बाहर गपशप में मशगूल थी। पीरियड खाली था, अतः हंसी मजाक के साथ साथ चहल कदमी जारी थी। छोटा भाई उसी तरफ से कहीं जा रहा था। पूरा नजारा उसने देखा। उषा के घर लौटते ही उस पर बरस पड़ा। तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या मटर गश्ती करने? उषा कुछ समझी नहीं। विस्मय से उसकी ओर देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? कैसी मटर गश्ती की मैंने? तब तक माँ भी वहाँ आ चुकी थी। माँ तुम्हारी लाडली तो सहेलियों के साथ कॉलेज में भी पिकनिक मनाती है। मैंने आज स्वयं देखा है इन सबको सड़कों पर मटर गश्ती करते हुए। माँ इनसे कहो चुप हो जाए वरना। क्रोध से चीख पड़ी उषा। हर समय मुझ पर झूठी तोहमत लगाते रहते हैं। शर्म नहीं आती इनको। पता नहीं क्यों मुझसे इतनी खार खाते हैं। कहते कहते उषा रो पड़ी। चुप करो, क्या तमाशा बना रखा है? पता नहीं कब तुम लोगों को समझ आएगी। इतने बड़े हो गए हो पर लड़ते बच्चे की तरह हो। और तू भी तो उषा, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है। माँ खींच रही थी, तभी पिताजी ने घर में प्रवेश किया। भाई झट से अंदर खिसक गया। उषा की रोनी सूरत और पत्नी की क्रोधित मुख मुद्रा देख उन्हें आभास हो गया कि भाई बहन में खींचातानी हुई है। अक्सर ऐसे मौक़ों पर उषा रो देती थी। फिर 2-4 दिन उस भाई से कटी कटी रहती, बोलचाल बंद रहती। फिर धीरे धीरे सब सामान्य दिखने लगता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने तीनों भाइयों से स्नेह होने के बावजूद चिढ़ थी। उन्होंने उसे स्नेह के स्थान पर सदा व्यंग, रोब, डांट डपट और जली कटी बातें ही सुनाई थी। शायद पिताजी उसका पक्ष लेकर बेटों को नालायक की पदवी भी दे चुके थे। इसका प्रतिक्रिया स्वरूप वे उषा को ही आड़े हाथों लेते थे। क्या हुआ हमारी बेटी को? जरूर किसी नालायक से झगड़ा हुआ है। पिताजी ने लाड दिखाना चाहा। कुछ नहीं, आप बीच में मत बोलिए। मैं जो हूँ देखने के लिए बच्चों के झगड़ों में आप क्यों दिलचस्पी लेते हैं? माँ बात को बीच में ही खत्म करते हुए बोली। असहाय से उषा माँ का मुंह देखती रह गई। माँ भी तो आखिर बेटों का ही पक्ष लेगी ना। जब कभी भी पिताजी ने उसका पक्ष लिया, बेटों को डांटा फटकारा तो माँ को अच्छा नहीं लगा। उस समय तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन मन के भाव तो चेहरे पर आ ही जाते हैं। बाद में मौका मिलने पर टोकती। क्यों अपने बड़े भाइयों से उलझती रहती है? उषा पूछती। माँ, मैं तो सदा उनका आदर करती हूँ, उनके भले की कामना करती हूँ, लेकिन वही हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अगर मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ तो उन्हें ईर्ष्या क्यों होती है? माँ कहती, चुप कर, ज्यादा नहीं बोलते बड़ों के सामने। दोनों बड़े भाइयों का स्नातक होने के बाद विवाह कर दिया गया। दोनों बहुओं ने भी घर के हालात देखे, समझे और अपना आधिपत्य जमा लिया। उषा तो भाभियों की ओर से पहले ही उपेक्षित थी। भाभियों के आने के बाद उनकी ओर से भी वार होने लगे। इस बीच हृदय के जबरदस्त आघात से पिताजी चल बसे। घर का पूरा नियंत्रण बहुओं के हाथ में आ गया। माँ तो पहले से ही बेटे की हमदर्द थी।
अब तो उनकी गुलामी तक करने को तैयार थी। पूरी तरह से बहू बेटों के अधीन हो गई। उषा का डॉक्टरी का अंतिम वर्ष था। घर के उबाऊ व तनावग्रस्त माहौल से जितनी देर वह दूर रहती उसे राहत का एहसास होता। अतः अधिक से अधिक वक्त वह पुस्तकालय में, सहेली के घर या कैंटीन में गुजार देती। सच्चे प्रेम, विश्वास, उचित मार्गदर्शक पर ही तो जिंदगी का नींव टिकी है, चाहे वह माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी किसी से भी प्राप्त हो। लेकिन उषा को बीते जीवन में किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। प्रेम स्नेह के लिए वह तरस उठती थी। पिताजी से जो स्नेह प्यार मिल रहा था वह भी अब छिन चुका था।